गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग को जो आज 26 मई 2021 जिस आर्टिकल पर चर्चा करनी है, तो पहले इस आर्टिकल पर चर्चा करेंगे टूल किट वाला मामला। ये आपको पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टूल किट ये शब्द लगातार उभर रहा है। तो टूल किट के मायने क्या है, टूल किट की समस्याएं क्या है, और टूल किट कैसे समाज के लिए अच्छा भी है, तो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर दिया, बार बार निराश करती न्याय प्रक्रिया। यहां पर बिहार के एक जहानाबाद में एक कई सारे लोगों का नरसंहार कर दिया गया था 1999 में। तो हाल ही में बिहार हाई कोर्ट ने उन लोगों को बरी कर दिया है जिस पर आरोप लगे थे। तो यह न्याय व्यवस्था की कमियों को बताता है कि भारत में दोषारोपण दर मात्र 6% है, बाकी लोग क्या होते छूट जाते हैं। तो आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या समस्या है, उसके बारे में चर्चा की गई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर दिया गया, आपदा के असुरों से हो बचाओ। जो आपदा में असुर उभर करके नजर आए, जो मानवता के विरोधी थे, उसके बारे में लिखा गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 आर्टिकल मुख्य रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए, आज के आर्टिकल में क्या दिया हुआ, सुखी जीवन के लिए चिंता का त्याग जरूरी है, क्योंकि यह चिंता चिता के समान है, क्योंकि यह स्वस्थ शरीर को क्या करती है, खोखला कर देती है। क्योंकि चिंता आपके मानसिक समस्या भी उत्पन्न करती है और यह शारीरिक समस्या भी उत्पन्न करती है। और मस्तिष्क में बीमारी हो गई, शरीर में बीमारी हो गया, तो इसे सुखी जीवन आपका कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर सुखी जीवन चाहिए तो आपको चिंता त्यागनी होगी। आज के ऊर्जा में परिवार के बारे में दिया गया है। तो यह कहता है कि परिवार ही तो जीवन है, इसलिए परिवार है तो संसार है, वैसे ही संसार है तो परिवार है। क्योंकि आपको पता है कि मानव जीवन में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मनुष्य का जन्म एक परिवार में ही होता है और परिवार में ही उसका समाजीकरण होता है। तो परिवार मानव समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी करती है, मनोरंजन भी करती है, समाजीकरण भी करती है, संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है, और लोगों में एकता और विश्वास की भावना भी होती है। ये चाहे परिवार छोटा या बड़ा हो, सभी के लिए एकता का धर्म और विश्वास का मर्म है, जो एक दूसरे को जोड़ता है। आज कोरोना काल में परिवार की महत्ता फिर से उभर करके आई है, क्योंकि परिवार के सदस्य बिना कोई लाभ मोह के परिवार के सदस्यों की क्या करते हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जिससे व्यक्ति का बल बहुत मजबूत होता है। और ऐसा कहा गया कि सारा विश्व भी क्या है, एक परिवार है। ऐसा कहा गया, विश्व एक परिवार है। और हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, जो सर्वोच्च भावना पर यह आधारित है कि सारा विश्व एक परिवार है। यह धरती माँ सबकी है और धरती माता के सब हैं, और सभी विश्व के लोगों में पारस्परिक प्रेम और सद्भाव बढ़ाना होगा, और तभी सभी लोग क्या होंगे, एकजुट होंगे, और सभी लोग एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आज समस्त विश्व को कोरोना महामारी के दौरान एक परिवार की तरह काम करना है और इस आपदा से लड़ना है, ताकि इस विश्व को, इस पृथ्वी को, इस संसार को इस महामारी से बचाया जा सके और लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का संचार हो। आइए, आज के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जरूरी है टूल किट की तह तक जानना। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे टूल किट है क्या। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था, इस शब्द को समझिए, टूल किट। टूल किट मतलब औजारों का किट है, और इस औजार में जो औजार आपके प्रयोग में आते हैं, उससे आप समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। उसी तरह कोई अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसके लिए भी कई सारे समाधान है। इस समाधान को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टूल किट की एग्जैक्ट परिभाषा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखनी है, असल में जो दस्तावेज भावी कार्यवाही और योजनाओं को दर्ज करते हुए आंदोलन से जुड़े एक से दूसरे शख्स के पास पहुंचता रहता है, वह आंदोलन को बढ़ाने में सहायक टूल किट बन जाता है। क्योंकि यह टूल किट आंदोलन को सक्रिय करने, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ वास्तविक रूप से विरोध प्रदर्शन करने की भावी योजनाओं को पेश किया जाता है, जिससे किसी भी आंदोलन को असरदार माना जाता है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि टूल किट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे आंदोलन से जुड़े पोस्टर, नारे और उनके नेताओं के उग्र भाषण कभी कभी आंदोलनकारियों में जोश भरते थे और भावी योजनाएं व रणनीतियां बनाते थे। और वर्तमान में जिस प्रकार से इंटरनेट मीडिया का बढ़ता प्रभाव है, इसके मद्देनजर आंदोलन में धार पैदा करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, टिप्पणी की जाती है, और इससे पहले ही इसकी पूरी रूपरेखा, कार्यप्रणाली और योजना तैयार कर ली जाती है, और वही कहलाता है टूल किट। ठीक है।
मतलब क्या है कि टूल किट समाज में कुछ मुद्दे को उभारता है, कुछ इश्यूज को उभारता है, उसकी योजना कार्यप्रणाली तैयार करती है और वह सोशल मीडिया पर हैशटैग के माध्यम से प्रसार किया जाता है, जिससे एक सकारात्मक माहौल के साथ साथ नकारात्मक माहौल भी तैयार होता है। तो मैंने कहा टूल की का सकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है और नकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है। जब हम सकारात्मक प्रयोग की बात करते हैं तो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर वाला आंदोलन समझिए। ब्लैक लाइव्स मैटर एक टूल किट, विषय क्या हो गया, टूल किट का विषय ब्लैक लाइव्स मैटर हो गया और उसमें सक्रिय योजना रूपरेखा तैयार की गई, कैसे इस मूवमेंट को सोशल मीडिया पे स्प्रेड करना है और अमेरिका में हो रहे रंग भेद का क्या करना, विरोध करना है और श्वेतों को यह बताना है कि अश्वेत की जिंदगी भी मायने रखती है। और यह आंदोलन अमेरिका में बहुत बड़ा आंदोलन क्या हो गया, खड़ा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप के टाटा बाय बाय करने में भी इस ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन की बड़ी भूमिका रही थी। ठीक है, तो ब्लैक लाइव मैटर क्या हो गया, टूल किट का उद्देश्य हो गया। इसको प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेट मीडिया की सहायता से आंदोलनों को बढ़ाने वाले लोग, संचालक अपनी कार्रवाई योजनाओं और उनके जारा जो एक्शन पॉइंट्स थे इसकी एक दस्तावेज बना ली गई और इसी को आप क्या करते हैं, टूल किट कहते हैं। तो ये उद्देश्य क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। सपोज कीजिए कि भारत में स्वास्थ्य ढांचे में परिवर्तन लाना है, तो ये टूल किट का उद्देश्य हो गया। ये परिवर्तन लाने के लिए क्या कीजिए, उसमें योजना बनाइए, उसमें भारत में स्वास्थ्य ढांचे की असल तस्वीर को दिखाइए, उसमें भारत में स्वास्थ्य ढांचे में जो अवसंरचनात्मक ढांचा नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, इसके फोटोज को दिखाइए। कोरोना काल में कई सारे ऐसे मार्मिक फोटो हैं, उसको डालिए और उसके तहत धीरे धीरे आप क्या कीजिए, समाज में प्रचार प्रसार करने का चालू कीजिए, जिससे सरकार की जिम्मेदारी, सरकार पर दबाव बढ़े कि भैया सरकार तुम स्वास्थ्य पे काम करो, क्योंकि स्वास्थ्य ही मनुष्य को बचा सकता है। और लोगों को भी यह एहसास होगा कि अगर अस्पताल अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी चीज अच्छा नहीं होगा, तो लोगों का ध्यान अस्पताल की तरफ जाएगा। समझ रहे होंगे कि टूल किट सकारात्मक उद्देश्य के लिए भी प्रयोग होता है और टूल किट नकारात्मक उद्देश्य के लिए भी प्रयोग होता है। तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि टूल किट क्या है और टूल किट का प्रयोग सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक मतलब कि अगर इस टूल किट का प्रयोग राष्ट्र के विरोध में होना चालू कर दे, अगर यह टूल किट का प्रयोग राष्ट्र की अखंडता को तोड़ने में, या टूल किट का प्रयोग राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देने में हो जाए, या टूल किट का प्रयोग भारत को तोड़ने के लिए हो जाए और इस टूल किट का प्रयोग लोगों के मन में एक भ्रम भराने के लिए हो जाए, एक दुष्प्रचार के लिए हो जाए, तो यह टूल किट राष्ट्र के लिए चुनौती बन सकती है। और ऐसा ही अभी विवाद उभरा टूल किट का एक किसान आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन में टूल किट का प्रयोग किया गया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर के एक टूल किट बनाया गया और भारत के विरोध में एक छवि बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और यह पूरे स्तर पे फैलते हुए दिखा। और दूसरा अभी कोविड को लेकर के जो टूल किट बनाया गया है, विदेशी मीडिया जो भारत के फोटो और लाशों के अंबार को फोटो खींच रही है, तो हमने कहा था पहले उनको अपने गिरीबान में झांकना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भारत से 1/4 आबादी है लेकिन मौतों का आंकड़ा भारत से दुगना है। तो उन्होंने भारत को दुष्प्रचार प्रसार चालू किया गया। तो कोविड के बारे में भी एक टूल किट बना है जो भारत के बारे में एक भ्रम को क्या करता है, बढ़ाता है। तो कृषि कानून में देखिए क्या हुआ, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान फरवरी में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता किशोरी थ्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर एक टूल किट साझा करते हुए लिखा था, अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट की मदद ले सकते हैं। फिर बाद में पता चला कि इस टूल किट को बनाने में भारत के एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता की भूमिका थी ही, लेकिन इसके निर्माण में खालिस्तानी समर्थक संगठन की भी भूमिका थी। उसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का भी एक महत्वपूर्ण क्या रहा है, हाथ रहा है। और किसानों के आंदोलन के पक्ष में जारी की गई टूलकिट से खालिस्तानी समर्थकों का जुड़ाव साबित करता है कि यह आंदोलन एक प्रायोजित कार्यक्रम है और भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी समर्थक इस आंदोलन का क्या है, हिस्सा है। तो दूसरी तरफ अभी हाल ही में कोरोना के लिए एक टूलकिट बनाया गया है, जिससे भारत की छवि को क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और कोरोना के लिए कई सारे इश्यूज, कई सारे फोटोज और वीडियोस को दिखा करके एक भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विदेशी मीडिया भी इसमें काम कर रही है, शवों को जलती हुई चिताएं दिखा रही है और कई सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए भी इसके लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। तो देश विरोधी टूल किट राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसा क्या है कि यह टूल किट मीडिया के माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में प्रसार हो रहा है कि लोगों के विचार को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और इसके भी दो प्रकार है, एक है परंपरागत मीडिया और एक है आधुनिक मीडिया। परंपरागत मीडिया के भी दो हिस्से हैं, एक है प्रिंट मीडिया और एक आपको जाके है न्यूज।
प्रिंट मीडिया मतलब अखबार जो आते हैं, और न्यूज़ मतलब जो टीवी में आप न्यूज़ देखते हैं। और आधुनिक मीडिया में सोशल मीडिया बहुत तेजी से क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, और लोगों की पहुंच सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जहां तक आपको न्यूज़ जो टीवी में आते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं, तो लोग इस पर विश्वसनीयता इसकी कम हुई है, लेकिन पेपर ऊपर की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोबाइल के आने से लोगों के पढ़ने की क्षमता क्या हुई, कम हुई है, और मोबाइल से मिलने वाली न्यूज़ को वो क्या मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। तो यह समस्या और गंभीर बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस दुष्प्रचार को बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है, और राष्ट्र की छवि को बहुत तेजी से क्या होता है, नुकसान होता है। तो मसला नियमन का है, क्योंकि मीडिया जिस हिसाब से बढ़ रही है, सोशल मीडिया उस हिसाब से उसका नियमन नहीं हो रहा है। और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के दौर में पहले की सूचना दुनिया में सूचनाएं और जानकारी पहुंचाने में जो मीडिया सक्रिय थी, आज उसकी भूमिका कम हो रही है। और इंटरनेट मीडिया के प्रादुर्भाव ने यह कंट्रोल पूरी तरह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसने कहीं ना कहीं सूचना के लोकतांत्रिकरण को तो बढ़ाया है, लेकिन नवीन समस्या को भी चुनौती दी है। तो यह सवाल उठता है कि क्या इंटरनेट मीडिया के संचालकों को किसी तथ्य या सूचना पर अपना फैसला थोपने या राय बनाने का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म सिर्फ माध्यम है, लोगों तक सूचना पहुंचाने के, राय थोपने के माध्यम नहीं है। आपको ये सवाल सोचना है, क्या टूल किट संवाद संचार का एक अहम औजार भर है, या इसकी कोई सार्थकता या उपयोगिता भी है? तो इस पर यह प्रश्न सोचिएगा और इस पर उत्तर लिखिए कि कैसे टूल किट संवाद संचार का एक औजार है और इसकी सार्थकता और उपयोगिता भी है। और इसमें 2-4 पॉइंट आप दुष्परिणाम के भी जोड़िएगा, कैसे यह वर्तमान में चर्चा में रहा। यह मामला भी इंटरनेट कंपनियों से जुड़ा हुआ है। इस साल यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2021 के मेंस के लिए, कि जिस प्रकार फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी इंटरनेट जो जाइंट कंपनियां हैं, वह अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली जो कंपनियां हैं, वह भारत में किस तरह मनमानी कर रही है, और भारत में वह काम कर रही है, लेकिन भारत के कानूनों का वह उल्लंघन कर रही है। जैसे व्हाट्सएप की निजता पॉलिसी में यह देखा गया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश का क्या कर रही है, अनदेखी कर रही है। तो यह कंपनियां को आपत्तिजनक सामग्री हटाने, शिकायत निवारण की व्यवस्था करने और सक्षम अधिकारियों के नाम पता देने को कहा गया था सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि अमेरिका स्थित इनके मुख्यालयों के निर्देश की यह प्रतीक्षा कर रही है, उसके बाद ही यह इस पर क्या करेगी, अपनी राय को रखेगी। दूसरी तरफ यह भी है कि यह यूरोपीय देशों के समक्ष न केवल नमस्तक हो जाती है, बल्कि वहां पर कानून के हिसाब से चलती है, लोगों की निजता का सम्मान करती है। तो भारत जैसे देशों में जो विदेशी कंपनियां बड़े स्तर पर काम कर रही है, व्हाट्सएप के तो 60 करोड़ यूजर्स हैं, तो यह भारतीय कानून का पालन करने से साफ इनकार कर दे रही है। तो यह एक किस्म की दादागिरी है, जो अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इनकी मनमानी बढ़ती ही जा रही है। और ट्विटर तो बेशर्मी से दोहरे मानदंडों पर भी चल रहा है, क्योंकि यह लोगों की और फेसबुक और व्हाट्सएप भारत की निजता नीति को भी अमल में नहीं लाना चाहता है, जो यूरोपीय देशों में वह निजता नीति को पालन कर रहा है। तो समस्याएं इंटरनेट कंपनियों के साथ दिखती है, कहीं ना कहीं भेदभाव वाला रवैया पूरी तरह दिख रहा है। यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पुलिस और न्यायाधीश भी है, जो अपनी राय को रख रहे हैं और अपनी राय को बढ़ाने में और बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज यह मामला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सूचना जो कंपनी के जाइंट्स हैं, जो पूरे विश्व पर कंट्रोल कर रहे हैं, भारत जैसे देश में ये समस्याएं नवीन समस्याओं को जन्म देगी। तो यह सोचने वाला विषय है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। यह भी लगातार चर्चा में चलेगा 2-3 महीने, तो इसमें और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप समझिए कि आपके लिए मेंस 2021 के लिए मुख्य सवाल खड़ा हो गया। यह पेपर 3 में आएगा, आंतरिक सुरक्षा से। ठीक है, भारत में आपराधिक न्याय को लेकर के जो सिद्धांत है वह है कि भले 99 आरोपित छूट जाए, परंतु किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जबकि जस्टिस हेगड़े की राय थी कि इसको उलटना चाहिए, ताकि एक भी आरोपित न। नेक्स्ट आर्टिकल है, बार बार निराश करती न्याय प्रक्रिया। भारत में न्याय प्रक्रिया धीमी और जटिल ही नहीं है, बल्कि दोष सिद्धि की दर भी क्या है, बहुत कम है, और लोगों तक न्याय मिलने में सालों भर लग जाते हैं। और इसी चक्कर में कई सारे अपराधी भी न्याय प्रक्रिया से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, वह छूट जाते हैं, और समाज में वह उसी तरह फिर अपराध करते हैं। इससे लोगों का न्याय पर भरोसा भी कम होता है, और लोकतंत्र का मुख्य पिलर न्यायालय भी क्या होता है, जन अविश्वास के दायरे में आ जाता है। तो
अभी हमारी न्याय प्रणाली क्या है कि हमारा न्याय शास्त्र कहता है कि भले 99 आरोपित छूट जाए किंतु किसी एक को निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जबकि जस्टिस हेगड़े कहते हैं कि इसको उलट देना चाहिए ताकि एक भी आरोपित ना छूटे। और यह संदर्भ लिया गया हाल ही में बिहार में एक पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेनारी नरसंहार हुआ था 1999 जहानाबाद बिहार में। तो वहां पर घटना यह थी कि 34 लोगों की गला काटकर और पेट फाड़कर हत्या कर दी गई थी। जो आरोपित थे उस आरोपित को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि कहा कि कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। तो यह दिखाता है कि एक तो 20 साल लग गए न्याय देने में, और दूसरी तरफ भी जिनके साथ यह हुआ, जिनके परिवारों के साथ हुआ, उनको न्याय नहीं मिला क्योंकि दोषी छोड़े जा चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि दोष मुक्ति का हर एक मामला न्याय व्यवस्था की विफलता है। राज्यों को चाहिए कि वे 6 माह के भीतर ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करें ताकि न ही कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित हो और न ही कोई दोषी बच पाए, क्योंकि वर्तमान में भारत में दोष सिद्धि की दर 6% है और अदालतों में दोष मुक्ति का प्रतिशत बहुत अधिक है। यदि बड़े बड़े नरसंहारों से भी एक एक करके आरोपित दोषमुक्त होते जाएंगे तो शासन के लिए चिंता का विषय बनता जाएगा। क्योंकि दोष में अगर मुक्त हो जाते हैं अपराधी तो उनके अंदर विश्वास बढ़ता है कि भारत की न्याय व्यवस्था से वो सुरक्षित हैं, और लोग जन में अविश्वास बढ़ता है भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर। तो इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया कि कुछ सख्त कदम हमें उठाने होंगे। हमें नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट का प्रयोग करना होगा ताकि हम सत्य को जान सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया दिया कि व्यक्ति की इच्छा से ही हो सकता है ये नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक। तो हमें इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक जो आरोपी हैं या दोषी हैं उनको सजा दी जा सके। तो संसद को इस मामले में कानून बनाना चाहिए ताकि आरोपी छूटे नहीं, आरोपी को सजा मिले। ठीक है। तो एक और चीज हम कि भारत में जो न्याय संबंधी जो कानून है वो औपनिवेशिक शासनकाल के कानून है। तो 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी और 20वीं सदी में बने कानून नहीं चल सकते हैं, क्योंकि 1860 में भारतीय दंड संहिता, 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 1908 में सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी, आईपीसी, जिसके तहत भारत की पूरी न्याय व्यवस्था चलती है, ये कानून व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, जो अभी उतने कारगर साबित नहीं होते आजाद भारत में जहां सभी को न्याय उपलब्ध कराना है। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि कैसे हम न्यायालय में दोष सिद्धि की प्रक्रिया को बढ़ाएं और दोषी को सजा दिलाए और न्याय की प्रक्रिया सबको सुलभ मिले। तो ये न्यायिक मुद्दे हैं। तो इन न्यायिक मुद्दे का एक मुद्दा है आपराधिक न्याय। इसमें ओवरऑल आपको न्यायपालिका में क्या समस्या है वह भी जानना है। तो उसके लिए हम लोग अलग से टॉपिक वाले आर्टिकल में चर्चा करेंगे। आप यह समझिए कि यह मुद्दा वर्तमान के संदर्भ में चल रहा है और न्यायालय पे प्रश्न खड़ा कर रहा है। यह बहुत ही मार्मिक आर्टिकल है, आपदा के असुरों से ही बचाओ। यहां पर यह लिखा है कि महामारी और महाविपदा की घड़ी में समाज में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जहां लोग तन मन धन से दूसरों की सहायता कर मानव सेवा की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे डॉक्टर, नर्सेस हैं समाज में, पुलिस हैं, अधिकारी हैं और समाज सेवक संगठन हैं जो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मानवता जब इतनी बड़ी विपदा पर पड़ी है, आर्थिक अभाव में लोग खाना खाने तक मोहताज हो गए हैं, रोजगार छीन गया है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, अपनों की जान बचाने के लिए जेवर मकान तक गिरवी रखना और बेचना पड़ रहा है, पूरा परिवार सड़क पर आ गया है, परिवार की इज्जत आबरू तक बचाना मुश्किल हो गया है, परिवार में रोगी को बचाने के लिए वे खुद भी तिल तिल कर मर रहे हैं। ऐसे समय में आपदा को कुछ लोगों ने अवसर मानकर अनैतिक कमाई शुरू कर दी। अभी उन्होंने जमीन ही नहीं बेची बल्कि आत्मा भी मर चुकी है। इसलिए वो तो आपदा के असुर हैं, क्योंकि अब उनकी आत्मा भी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। असुर जो सारी मानवता को भूलकर इतने निष्ठुर, असंवेदनशील, भ्रष्ट और अमानवीय हो चुके हैं, उन्हें दूसरों का कष्ट नहीं दिखता, यहां तक कि वे मृत लोगों के शरीर के कफन को भी क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो देखिए कुछ घटनाएं, जैसे रेमसीडेवियर को लेकर के, इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची, इंजेक्शन में पानी भरकर नकली इंजेक्शन बेच दिया गया, दवाइयों की कीमत कई गुना बढ़ा दी गई या अधिक कीमत वसूली गई, अस्पतालों में बेड खाली होते भी उन्हें दिया गया तो जरूरत से ज्यादा पैसे वसूल गए, यहां तक कि प्राण वायु, ऑक्सीजन के लिए तो कहना ही क्या, मनमाने दाम वसूल लिए गए। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो था, जिससे अव्यवस्था फैली और तमाम लोग ऑक्सीजन या उचित इलाज के अभाव में दम तोड़ गए। शुद्ध ऑक्सीजन तक नहीं मिली, जिसके कारण अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी महामारी के रूप में हमारे सामने है। आपदा के असुरों का कारनामा यहीं तक नहीं थमा। मास्क, सैनिटाइजर समेत ऐसे तमाम
सामान बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं जो नकली हैं या अधोमानक हैं। तो ये समझिए कि आपदा के असुर क्या कर रहे हैं और कहां कहां उन्होंने क्या किया। इन असुरों का दिल इतने से भी नहीं बढ़ा कि उन्होंने शमशान स्थल और घाटों से कफन की चोरी करना शुरू कर दी। यहां तक कि अस्पताल में मृतक के शवों से जेवर तक चोरी हो गए। यह मामला अलीगढ़ से भी आया, कई सारे क्षेत्रों से आया। यह दिखाता है कि मानवता का घोर पतन हो चुका है और इनकी जमीर और आत्मा मर चुकी है। और समाज में ऐसे असुर लोग हैं जो आपदा में अवसर देखने का काम करते हैं और समाज को लूटने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि असुर बनने के नाम से ही कांप जाए। इनको लंबी कठोर सजाएं मिलनी चाहिए, संपत्ति का जब्तीकरण मिलना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर डर शामिल हो और साथ ही लोगों को नैतिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए, असुर बनने के लिए। तभी हम एक आदर्श समाज की निर्माण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि कैसे असुरों ने कैसे देश को लूटा। और एक तरफ की परिस्थिति को आप देखिए, ये एथिक्स का भी मुद्दा है, ये नैतिक द्वंद्व का भी मुद्दा है और यह सोचने समझने का भी मुद्दा है। ये छोटा सा आर्टिकल है, ये फसल चक्र से संबंधित है या फसल विविधीकरण से संबंधित है। पहले हरियाणा में गेहूं चावल की खेती होती थी, परंपरागत फसल, अब दलहनी और तिलहनी फसल बोई जा रहे हैं और इससे फसल चक्र पूरी तरह बदला है और हरियाणा के ज्योग्राफी में पूरी तरह बदलाव आ रहे हैं। और इस साल कीमत भी अच्छी मिली है, तो सरकार तो जो किसान है वो अगले साल भी सूरज और तिलहन और दलहन फसल लगाएंगे, जो वहां के मृदा के अनुरूप फसल होगा, क्योंकि चावल की खेती से वहां पर जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा चुका है। नेक्स्ट आइए, यहां पर एक आर्टिकल दिया गया, ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है, जनता बदले अपने सोच को। एक्चुअली में यहां जनता और राजनीति के बीच संबंध को दिखाया गया है कि हमने अपने द्वारा चुनी गई सरकारों पर कभी इस बात का दबाव बनाया ही नहीं कि वे हमारे लिए पर्याप्त अस्पताल बनवाए और उसमें डॉक्टरों तथा दवाइयों का इंतजाम करें। हम तो पैसे, शराब और तुच्छ उपहारों पर बिकते रहे, अपनी जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि चुनते रहे। जाहिर है कि नेता भी इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति करते रहे हैं, लिहाजा उन्होंने आम जन के लिए कल्याणकारी और हितकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास आदि विषय पर चर्चा करना जरूरी ही नहीं समझना। अपनी इसी करनी की सजा आज कोरोना काल में देश की जनता भुगत रही है। अब भी आपको चेत जाना चाहिए और मतदाता को जाग जाना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों से आप मांग करें अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल की। उनकी हार जीत का आधार इन्हीं को बनाए, तो हालत बदलते देर नहीं लगेगी और जनप्रतिनिधि पर एक जन दबाव बढ़ेगा और लोकतंत्र की वास्तविक नींव तभी मजबूत होगी। थैंक यू फॉर द डे।